चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 4 की। हमारे सामने सवाल लिखा हुआ है कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। सारे एसिड में और सारे बेस में आखिर कॉमन क्या होता है। तो सबसे पहले हम एसिड्स के और बेस के नाम लिख के चेक कर लेते हैं कि नाम से कुछ पता चलता है कि नहीं। एसिड्स के नाम लिखता हूँ जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH। ये वो एसिड हैं जो आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। अब कुछ बेस के नाम भी लिखता हूँ जैसे कि NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा KOH एक एसिड होता है। इसके अलावा NH4OH भी एक एसिड होता है। तो अगर हम इनके नाम पे फोकस करें, इधर एसिड्स के नाम लिखे हैं, उधर बेस के नाम लिखे हुए हैं, तो सभी एसिड के नाम में हमें हाइड्रोजन दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा हाइड्रोजन है। इसी तरह से सारे बेस के अंदर हमें OH, 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 OH दिखाई देता है। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि सभी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन होती है और सभी बेस के अंदर OH होता है कॉमन। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे कि वाकई में इसी से काम चल जाएगा या नहीं, मतलब कि सभी एसिड के अंदर हाइड्रोजन ही कॉमन होती है या कुछ और चीज़ भी इनके अंदर होती है। तो एक एक्टिविटी करते हैं इसको समझने के लिए, ध्यान से देखिएगा। तो ये एक्टिविटी है हमारी बुक के पेज नंबर 22 पर लिखी हुई है, एक्टिविटी 2.8। तो पढ़ लेते हैं क्या क्या करना है। टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ETC। इन सब के सोल्यूशन हमें लेने हैं। क्या क्या लिखा हुआ है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। एल्कोहल का फार्मूला C2H5OH होता है, C2H5OH, ये एल्कोहल का फार्मूला होता है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता ही है, सल्फ्यूरिक एसिड का भी फार्मूला आपको पता है। तो ये सब के हमें सॉल्यूशन लेने हैं। इसके बाद क्या करना है। फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क एंड अ प्लेस कॉर्क इन 100 ml बीकर। एक कॉर्क लेनी है, कॉर्क के ऊपर 2 नेल लगानी है और उस नेल को लगाने के बाद उसको एक बीकर के अंदर रख देना है, वो आपको दिख ही रहा होगा साइड में। इसके बाद क्या करना है। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट की बैटरी के 2 टर्मिनल से इन नेल्स को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे एक बल्ब भी लगा हुआ आप देख रहे हैं। तो इस तरह से एक सर्किट तैयार हो चुका है और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सर्किट्स के बारे में आपने अच्छी नॉलेज हासिल कर ली थी। नाउ पुट सम HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब इसके अंदर कुछ HCl डाल लेते हैं, ये लिखा भी हुआ है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसके अंदर डाल दिया और स्विच को ऑन कर दिया यहाँ से। तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो हम देखेंगे कि बल्ब जो है वो ग्लो करने लगा है। इसके बाद रिपीट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हटा के HCl को हटा के यहाँ पर दूसरा एसिड जो हमें डालना है वो क्या है, H2SO4, उसको डालेंगे, फिर स्विच ऑन करेंगे, फिर से बल्ब क्या होगा, ग्लो करने लगेगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व में हमने देखा कि बल्ब ग्लो करने लगा। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन। इसके अलावा इस एक्सपेरिमेंट में अब H2SO4 को हटा के ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे और फिर ग्लूकोज हटा के एल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ग्लूकोज और एल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इसका मतलब एसिड्स के अंदर ज़रूर ऐसी कोई ख़ास बात है जिसकी वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जब इस सर्किट के अंदर पास होगी तो ही बल्ब ग्लो करेगा, और इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जब ये यहाँ से करंट यहाँ तक चला जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक करंट नहीं पहुँचेगा तो फिर बल्ब ग्लो नहीं कर सकता, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। तो करंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के लिए आयंस की ज़रूरत पड़ेगी। इस पानी के अंदर क्या होने चाहिए, आयंस होने चाहिए, जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकें। तो ग्लूकोज के और अल्कोहल के पास आयंस नहीं होते जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकें, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर H2SO4 के पास आयंस होते हैं जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जा सकते हैं। तो इस एक्टिविटी से ये साबित होता है कि ये जो एसिड्स होते हैं इनके पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और वही आयन इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाते हैं, जिससे हमारा सर्किट यहाँ पर पूरा हो जाता है और सर्किट पूरा होते ही बल्ब ग्लो करने लगता है।
उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। तो इस एक्टिविटी से साफ होता है कि एसिड्स के अंदर वो कौन सी चीज़ होती है जो कॉमन होती है। तो सभी एसिड के पास होता है आयन और उस आयन का नाम होता है H+ आयन। तो अब हमने वो एक्टिविटी करने के बाद ये पता लगा लिया कि सारे जो एसिड होते हैं उनके पास, हम सोच रहे थे कि हाइड्रोजन कॉमन होती है, हाइड्रोजन कॉमन नहीं होती। इन सभी एसिड्स के पास कॉमन होता है क्या, H+ आयन, या फिर इसको हाइड्रोनियम आयन भी कहा जाता है, H3O+ आयन। ठीक है, इसकी डिटेल हमें आगे अभी पढ़ने को मिलेगी। तो एसिड्स के बारे में तो हमने पता लगा लिया कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या होता है, H+ आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन, जिसे H3O+ आयन कहा जाता है। अब सेम एक्टिविटी हमें किसके साथ करनी है, बेस के साथ करनी है। फिर से एक्टिविटी पर चलते हैं। इस एक्टिविटी में पिछली बार हमने HCl और H2SO4 यानी कि एसिड्स का इस्तेमाल किया था। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है ना, उसको रिप्लेस कर देंगे और उसकी जगह बेस डालना शुरू करेंगे। जैसे कि हम सबसे पहले इसके अंदर NaOH डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसके अंदर KOH डाल देंगे। तो हम देखेंगे जब हमने NaOH बेस डाला इसके अंदर तो बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। फिर हमने KOH बेस डाला तो भी बल्ब ग्लो करने लगा। लेकिन जब हमने ग्लूकोज अल्कोहल डाले तो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो बेस होते हैं ना, इनके पास भी क्या होते होंगे, आयन होते होंगे। क्योंकि आयन के होने की वजह से ही करंट एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है और उससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। और सर्किट कंप्लीट होते ही बल्ब क्या करने लगेगा, ग्लो करने लगेगा। तो इसका मतलब जो बेस होते हैं उनके पास भी क्या होता है, आयन होता है। तो अब हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि जितने भी बेस होते हैं सबके पास जो आयन होता है उस आयन का नाम होता है OH- आयन। तो ये सवाल का जवाब हमें मिल गया। हमसे पूछा था कि सारे एसिड में और सारे बेस में क्या कॉमन होता है, तो हमें पता चला कि सारे एसिड के पास कॉमन होता है H+ आयन या फिर H3O+ आयन, और सभी बेस के पास कौन सा आयन होता है, OH- आयन। इससे पहले हम ये समझ रहे थे कि सभी एसिड्स के पास हाइड्रोजन कॉमन होती है, जबकि हाइड्रोजन तो ग्लूकोज के पास भी थी, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। इसके पास भी हाइड्रोजन थी, लेकिन इसके केस में बल्ब ग्लो नहीं किया था। और इसके अलावा अल्कोहल का फार्मूला होता है C2H5OH, तो इसके केस में भी बल्ब ने ग्लो नहीं किया था, जबकि इसके पास भी काफ़ी हाइड्रोजन थी। तो इसका मतलब सभी एसिड के पास कोई ख़ास चीज़ होती होगी, क्योंकि हाइड्रोजन तो इनके पास भी थी, लेकिन इनके केस में बल्ब ने ग्लो नहीं किया, लेकिन एसिड के केस में बल्ब ने ग्लो किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी एसिड्स के पास क्या थे, आयन थे। कौन से आयन, H3O+ आयन या फिर H+ आयन। इसी तरह से सभी बेस के पास भी कॉमन क्या होता है, आयन होता है। और कौन सा आयन, OH- आयन। तो अब हम इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने चीज़ों को लिख दिया है क्लियर करके कि We observe in activity 2.8 that the bulb start glowing in the case of acid and base। जब एसिड और बेस डाल रहे थे तो बल्ब ग्लो कर रहा था, बट नॉट ग्लो इन द केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में वो ग्लो नहीं कर रहा था। दिस इंडिकेट दैट एसिड प्रोड्यूस H+ आयन एंड बेसिस प्रोड्यूस OH- आयन इन द सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एसिड जो है वो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा और बेस जो है वो OH- आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि सभी एसिड्स के पास H+ आयन होता है और सभी बेस के पास OH- आयन होता है। यहाँ पे मुझे माइनस बनाना था, ये प्लस बना हुआ है, इसको सही करता हूँ अभी। तो इसको मैंने माइनस बना दिया है। सभी बेस के पास OH- आयन होता है, नेगेटिव आयन होता है जिसे एनायन भी कहते हैं, और सारे एसिड के पास पॉजिटिव आयन होता है जिसे कैटायन कहते हैं। तो H+ आयन एक कैटायन है और OH- आयन जो है वो एक एनायन है। तो हमने इस सवाल का जवाब पा लिया कि सारे एसिड के पास H+ आयन होता है और सारे बेस के पास OH- आयन होता है। आगे बढ़ते हैं, एक नए सवाल के बारे में पढ़ते हैं। हमारे सामने एक काफ़ी अच्छा सवाल हम देख रहे हैं कि व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। किसी भी एसिड या बेस के साथ वाटर सॉल्यूशन में होता क्या है, क्या उनके अंदर से कुछ निकलता है, ये हम समझेंगे एक एक्टिविटी की मदद से। एक्टिविटी 2.9 हमारी बुक के पेज नंबर 23 पर ये एक्टिविटी लिखी हुई है। एक नज़र आप इस पर डाल लीजिए। ये वाली एक्टिविटी है 2.9, इसको हम करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा ज़रा, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी और इंटरेस्टिंग भी है। और इस एक्टिविटी में आप HCl एसिड बनाना सीखेंगे पहली बार आप एक एसिड बनाना सीख रहे हैं। तो एसिड बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा।
इस एक्टिविटी को करने के लिए सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉलिड NaCl लिया जाएगा। सॉलिड NaCl बोल रहा हूँ मैं। ये जो NaCl होता है ये कॉमन सॉल्ट होता है और ये आपको अपने घर में आसानी से मिल जाता है। हम जितना भी खाना खाते हैं किसी भी तरह का हो उसमें नमक हम ज़रूर डालते हैं, तो NaCl आपके घर में मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा सॉलिड NaCl लेना है। तो आपने इसके अंदर सॉलिड NaCl डाल रखा है। अब हम इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऊपर से कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालना शुरू करेंगे। और ये ध्यान रखने वाली बात है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारी टेस्ट ट्यूब के अंदर पहले से ही सॉलिड NaCl पड़ा हुआ था और ऊपर से हमने कंसनट्रेटेड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, ये डाइल्यूटेड नहीं है, कंसनट्रेटेड है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अगर इस एक्टिविटी को स्कूल की लैब में किया जाता है तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी ज़रूरी होती है। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जब सॉलिड NaCl के अंदर डाल दिया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि रिएक्शन शुरू हो जाएगी और इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि एक गैस निकलना शुरू हो जाएगी। गैस ऊपर की तरफ जाएगी। वो गैस बाहर ना निकल पाए उसको एक सही डायरेक्शन में भेजने के लिए हम इसके ऊपर एक कॉर्क लगा देंगे और एक डिलीवरी ट्यूब की मदद से उस गैस को जहाँ भी ले जाना चाहेंगे वहाँ पे ले जाएंगे। तो यहाँ से निकलने वाली गैस को एक सही डायरेक्शन में भेजने के लिए हमने एक कॉर्क लगा दी और उसके ऊपर एक डिलीवरी ट्यूब को लगा दिया है। तो अब गैस जो है ना यहाँ से निकलना शुरू होगी। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो क्या हुई है, उसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारी टेस्ट ट्यूब में पहले से ही पड़ा हुआ था NaCl और ऊपर से हमने डाल दिया कंसनट्रेटेड H2SO4। दोनों ने आपस में रिएक्शन की और इनकी रिएक्शन से एक गैस बनी जिसका नाम है HCl। आप पहली बार सुन रहे होंगे कि HCl कोई गैस भी होती है, क्योंकि अब तक आपने एसिड की फॉर्म में और लिक्विड की फॉर्म में उसको सोचा होगा। पहली बार आप मेरे से सुन रहे होंगे कि HCl एक गैस भी होती है और साथ में बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये रिएक्शन बुक में नहीं दी गई इसलिए बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। टेस्ट ट्यूब में पहले से ही सॉलिड NaCl पड़ा हुआ था, ऊपर से कंसनट्रेटेड H2SO4 डाला, दोनों की आपस में रिएक्शन हुई और रिएक्शन होने से HCl गैस तैयार होगी और साथ में बनेगा सोडियम सल्फेट। और ये रिएक्शन अनबैलेंस है, इसको बैलेंस भी कर देते हैं। 2 सोडियम यहाँ पे हैं तो इधर 2 लगा देते हैं। क्लोरीन इधर 2 हैं, इधर 1 ही है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हैं, उधर भी 2 हैं, बाकी सब बैलेंस दिखाई देता है। SO4 इधर 1 है, उधर भी 1 है। रिएक्शन को लगे हाथों हमने बैलेंस भी कर दिया। फिलहाल यहाँ पर होने वाली रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें समझ में आ गया कि यहाँ से निकलने वाली जो गैस है वो क्या है, HCl गैस है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो गैस बाहर निकल रही है उसके सामने लेकर आएंगे ब्लू लिटमस पेपर। लेकिन उससे पहले एक काम करेंगे कि ये जो डिलीवरी ट्यूब है इसके आगे हम एक गार्ड ट्यूब लगा देंगे। गार्ड ट्यूब लगाता हूँ। तो अभी हमने टेस्ट ट्यूब के आगे इस जगह पर गार्ड ट्यूब लगा दी है। गार्ड ट्यूब से होते हुए गैस जब बाहर निकलेगी HCl गैस तो वो पूरी तरह से ड्राई होगी। यहाँ से जो गैस निकल रही है वो HCl गैस है। जब वो गार्ड ट्यूब से पास होकर निकलेगी तो वो पूरी तरह से ड्राई होगी, उसके अंदर कोई मॉइस्चर नहीं होगा। क्योंकि ये जो गार्ड ट्यूब आप देख रहे हैं इसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड की वजह से यहाँ से पास होने वाली जो गैस है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। मतलब उसमें ज़रा सा भी मॉइस्चर नहीं रह जाएगा। अब हम यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर लेकर आते हैं क्योंकि गैस निकल रही है HCl। तो जैसे ही हम यहाँ से निकलने वाली गैस के सामने मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि कौन सी गैस निकल रही है, HCl। तो इस निकलने वाली गैस के सामने जब हम ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि HCl एक एसिड है और एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लेकिन यहाँ से जो गैस निकलेगी HCl गैस, उसके सामने जब आप ब्लू लिटमस पेपर लेकर जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, वो ब्लू का ब्लू ही रहेगा। फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ से गैस HCl निकल रही है और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि HCl एक एसिड होता है और एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। लेकिन यहाँ से जो HCl गैस निकल रही है वो इस ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ये जो लिटमस पेपर है ब्लू कलर का, इसको थोड़ा गीला करके लाएंगे, पानी में डुबो कर लाएंगे। तो अब क्या होगा, तो क्या हुआ था कि जब ड्राई लिटमस पेपर लेकर गए थे ब्लू कलर का तब HCl गैस ने उसका कलर चेंज नहीं किया। लेकिन जब हम उस लिटमस पेपर को गीला करके ले जाते हैं तो HCl गैस ने उसका कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका मतलब एसिड अपना इफ़ेक्ट तभी दिखाएगा जब वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस होगी।
तो ये जो एक्टिविटी 2.9 है इसने हमें ये समझाया कि एसिड अपना इफ़ेक्ट तभी शो करेगा जब वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस होगी। अगर वहाँ पर वाटर नहीं है, यहाँ से निकलने वाली गैस भी ड्राई थी क्योंकि हमने कैल्शियम क्लोराइड लगा रखा था बीच में, तो वो गैस के अंदर के सारे मॉइस्चर को ख़त्म कर देगा। यहाँ से निकलने वाली गैस भी ड्राई थी, लिटमस पेपर भी ड्राई था, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमने लिटमस पेपर को गीला किया तो HCl गैस ने उसका कलर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इस एक्टिविटी 2.9 से ये प्रूव होता है कि एसिड जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं वाटर की प्रेजेंस में। बिल्कुल इसी तरह से बेस भी अपना इफ़ेक्ट वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं। तो यानी कि एसिड और बेस दोनों ही वाटर की प्रेजेंस में अपना इफ़ेक्ट शो करेंगे, अपना एसिडिक और बेसिक बिहेवियर दिखाएंगे। ये प्रूव होता है एक्टिविटी 2.9 से। तो इस एक्टिविटी से जो कंक्लूज़न हमने निकाला है वो इधर साइड में लिख दिया है कि दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट एसिड जनरेट H+ आयन एंड बेस जनरेट OH- आयन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर H+ आयन की वजह से दिखाता है और बेस अपना बेसिक बिहेवियर OH- आयन की वजह से दिखाता है। ये अभी हमने पिछली एक्टिविटी में समझा था कि एसिड होने के लिए H+ आयन ज़रूरी होता है और बेस होने के लिए OH- आयन ज़रूरी होता है। लेकिन ये दोनों आयन तभी रिलीज़ होंगे जब वहाँ पर वाटर की प्रेजेंस होगी। बिना वाटर की प्रेजेंस के एसिड नहीं रहेगा और बेस नहीं रहेगा। तो आपने आजकल ये भी देखा होगा कि अगर आप थोड़े से अवेयर रहते हैं तो दुकान पर इस तरह के पाउडर मिलते हैं जिनको आप पानी में मिला दें तो पानी में मिलाने के बाद वो एसिड बन जाते हैं। इस तरह के पाउडर को ख़ास तौर से जैसे सिंक में नालियाँ जाम हो जाती हैं वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई पाउडर मिलते हैं तो पानी में मिलाते ही वो एसिड बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक्टिविटी 2.9 को करने के बाद हमें क्लियर हुआ कि एसिड और बेस जो होते हैं वो वाटर सॉल्यूशन में अपने अपने आयन क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं या फिर अपने अपने इफ़ेक्ट शो करते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगले पेज पर आप ये जो रिएक्शन देख रहे हैं ये वही रिएक्शन है जब HCl गैस वाटर के साथ करती है। तो जैसे ही वाटर की प्रेजेंस होगी तो HCl उसके साथ मिलकर क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा और इसी हाइड्रोनियम आयन के अंदर मौजूद होता है H+ आयन। उसे भी देख लीजिए ज़रा। तो हम ये देखेंगे कि इस H3O+ के अंदर H+ आयन कैसे प्रेजेंट होता है। तो H+ आयन और वाटर दोनों मिलकर ही तैयार करते हैं हाइड्रोनियम आयन को। इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाता है। तो HCl गैस जो निकली थी पिछली एक्टिविटी में, एक बार उसको देख लीजिए आप। यहाँ से HCl गैस निकली थी और लिटमस पेपर जब गीला कर दिया था तो HCl गैस ने वाटर के साथ लिटमस पेपर के ऊपर जो वाटर था उससे रिएक्शन कर दिया था और रिएक्शन होने के बाद क्या प्रोड्यूस किया था, H3O+ आयन। और इसी के अंदर मौजूद होता है H+ आयन। H3O+ आयन के अंदर ही H+ आयन मौजूद होता है और इस H+ आयन की वजह से ही एसिड अपना इफ़ेक्ट शो करता है। इसीलिए एसिड ने वहाँ पर ब्लू लिटमस को क्या कर दिया था, रेड कर दिया था। तो कोई भी पूछे कि एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है तो आप कहेंगे H+ आयन या फिर H3O+ आयन, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इसी के अंदर ये वाला आयन मौजूद होता है। यहाँ पे आपने देख लिया है। अब कुछ बेस की रिएक्शन भी देख लेते हैं। जब वाटर ऐड करते हैं तो क्या होता है। NaOH एक बेस ले लेते हैं और जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे H2O तो क्या होगा, Na+ और OH- मिल जाएगा हमें। ठीक है, एक और बेस ले लेते हैं। एक और बेस हमने ले लिया KOH और इसमें भी जब हम वाटर ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, K+ और OH-। इनकी स्टेट्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि NaOH जो था वो सॉलिड था, KOH भी सॉलिड था। जब इनकी रिएक्शन हमने पानी के साथ करवाई तो उसके बाद ये जो चीज़ें मिली हैं ना, ये क्या हो गई हैं, एक्वस हो गई हैं। एक्वस तब बोलते हैं जब किसी चीज़ का वाटर सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो स्टेट्स लिख भी दिया करते हैं। तो हमने देखा कि बेस की भी रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो आयन कौन सा रिलीज़ होता है, OH-। ऐसे ही दूसरा बेस लिया, उसकी भी रिएक्शन हमने करवाई वाटर के साथ तो भी OH- आयन रिलीज़ हुआ। तो कह सकते हैं कि एसिड और बेस अपने अपने आयन वाटर की प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं, या फिर एसिड और बेस अपना अपना इफ़ेक्ट वाटर की प्रेजेंस में ही शो करते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो ना तो एसिड होगा ना बेस होगा।
यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। ऐसे बेस जो पानी में घुल सकते हैं, जैसे ये पानी में घुल गए थे, तो ऐसे बेस को क्या कहा जाता है? एल्कलीज कहा जाता है। सारे बेस पानी में नहीं घुल सकते, लेकिन जो घुल सकते हैं उनको एल्कली नाम दिया जाता है। अपनी बुक में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, देखिए ज़रा क्या लिखा है। ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, सारे बेस पानी में नहीं घुलते। एन एल्कली इज़ अ बेस दैट डिजोल्व इन वाटर, एल्कली वो बेस होता है जो पानी में घुल सकता है। दे आर सोपी टू टच, टच करने में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं, स्लिपरी होते हैं। आपने साबुन तो टच करी होगी, साबुन के अंदर बेस होता है। बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, कोरोसिव होते हैं, मतलब उससे नुकसान पहुंचता है। नेवर टेस्ट और टच दैम एज दे मे कॉज हार्म, उनको ना तो टेस्ट करना चाहिए ना ही टच करना चाहिए, क्योंकि उससे नुकसान पहुंचे। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि जो साबुन जिससे आप नहाते हैं वो भी आपको धीरे धीरे स्लोली नुकसान पहुंचा रही है। इसीलिए टीवी पर कुछ ऐसे ऐड भी देखे जाते हैं जिसमें वो दावा करते हैं कि उनकी साबुन में बेस नहीं है। और विच ऑफ द बेस इन टेबल 2.1 आर एल्कली, टेबल 2.1 में से ये खुद ही ढूंढ लीजिएगा कौन कौन से बेस जो हैं वो अल्कली हैं। जो पानी में घुल जाएंगे वही क्या होंगे? एल्कली होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे ही जो आप देख रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है उसको एक अलग तरीके से लिख के दिखाया गया है, तो इसकी भी थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अब नई नॉलेज आने के बाद दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एसिड और बेस के बारे में हमें एक नई नॉलेज मिल गई है कि एसिड्स के पास होते हैं H+ आयन और बेस के पास होते हैं OH- आयन। तो पहले तो हमने जनरल रिएक्शन लिख दिया है कि एसिड और बेस मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसे आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके नीचे देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर एसिड की जगह हमने लिख दिया HX। X कुछ भी हो सकता है, लेकिन एसिड के पास क्या होता है? H+ आयन होता है। तो ये जो H है H+ आयन को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी M कुछ भी हो सकता है, जैसे कि NaOH हो सकता है और KOH हो सकता है। तो M की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन OH जो है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि बेस के अंदर OH- आयन प्रेजेंट होता है। जब इनकी आपस में रिएक्शन होगी तो MX बन जाएगा और HOH जो है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे मैंने H नहीं लगाया था, अब लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये एक जनरल रिएक्शन हमने एसिड और बेस की उस नॉलेज के बेस पर लिख दिया कि एसिड के पास H+ आयन होता है और बेस के पास OH- आयन होता है। इसके बाद एक और चीज़ देखिए, H+ आयन इधर से लेंगे और OH- आयन इधर से लेंगे, तो दोनों प्लस आयन जो होते हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और न्यूट्रलाइज करके वो तैयार करते हैं वाटर, और वाटर पे किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। वाटर पूरी तरह से क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो आपने इस रिएक्शन में ये भी देखा कि किस तरह से एसिड और बेस जो हैं वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत ही गहराई से समझ लिया है। एक और चीज़ है, इसका इस्तेमाल हम रिएक्शन बनाने में कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा ज़रा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए हम एसिड ले लेते हैं HCl, तो HCl इस तरीके से लिख दिया, और बेस हमने ले लिया NaOH, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बॉक्स बनाए ना, इसी तरह से मैं भी बॉक्स बनाता हूँ। इधर ऐसे करके हम एक बॉक्स बना देते हैं। तो अब यहाँ पे MX होना चाहिए, M और X, NaCl, ठीक है। और बचेगा क्या इसके बाद? HOH बचेगा, जिसे हम H2O भी लिख सकते हैं। भाई HOH को H2O तो लिखा ही जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल हम रिएक्शन बनाने में भी कर सकते हैं एसिड और बेस की। एक एग्जांपल और लेते हैं, इस बार एसिड बदल देते हैं। एसिड बदल कर दिया H2SO4, और बेस भी बदल देते हैं, बेस की जगह कर देते हैं KOH। अब देखते हैं कि इसके बेस पर हम क्या बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो इतने पे तुम बॉक्स बना लेना, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें MX लिखना है, MX। तो M हो गया K और X हो गया SO4, तो यहाँ पर आना चाहिए KSO4। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं KSO4 नहीं होता, K2SO4 होता है। वैलेंसी को भी बैलेंस करना होता है। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, इसको मिलती है तो K2SO4 बनता है। और HOH फिर से बच गया है। वैसे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बची हैं, लेकिन वहाँ पे तो हमेशा H2O ही बनेगा, क्योंकि जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर ही बनता है। अब इस हाइड्रोजन का बैलेंस कैसे होगा? उसके लिए आपको रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। H2 यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर भी है,
लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है इधर की तरफ और उधर 2 हाइड्रोजन है, तो बैलेंस बनाने के लिए 1 2 हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पर हो गई 4 हाइड्रोजन, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई, 4 हाइड्रोजन, तो 1 2 हम यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। पोटेशियम 2 हैं, इधर भी 2 हैं। हाइड्रोजन अभी बैलेंस कर ही ली थी, इधर 4 थी, उधर भी 4 हो गई थी। ऑक्सीजन देखो 4 और 2 6, इधर कितनी है 4 और 2 6। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई। तो यहाँ पर हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को और गहराई से समझा है। अभी तक तो हम ये जानते थे एसिड बेस मिलकर सॉल्ट वाटर बनाते हैं, लेकिन क्यों बनाते हैं और क्यों वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्योंकि एसिड के पास H+ आयन होता है और बेस के पास OH- आयन होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है एक दूसरे के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, उससे तैयार होता है न्यूट्रल वाटर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इस बात को, और आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगले लेक्चर में। तब तक आप जितना पढ़ा है उसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आएँ। थैंक यू।